हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं गद्य खंड चैप्टर 12, जिसका शीर्षक है तिरिच और जिसके लेखक उदय प्रकाश जी, जिसका परिचय आपने पिछले क्लास में जाना। आइए समझिए कि तिरिच कहानी के माध्यम से जो है लेखक महोदय क्या कहने की कोशिश करते हैं, यानी क्या कहना चाहते हैं, तिरिच है क्या और तिरिच के ऊपर ये कहानी कैसी है। तो आपका शीर्षक क्या है? तिरिच। और चैप्टर कितना है? 12। पता नहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। चैप्टर हो गया आपका 12। कहते हैं इस घटना का संबंध पिताजी से है। परिचय में ही आप लोगों ने जान लिया कि घटना का संबंध किससे है? पिताजी से। कहता है मेरे सपने से है, पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। पिता, सपने और शहर। कहते हैं शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, यानी गांव के जो लोग होते हैं ना, कहते हैं शहर के प्रति एक जन्मजात भय। शहर में लोग, जो बात है, जो हकीकत है, सुरक्षित नहीं है जितना कि गांव में लोग रहते हैं। शहर में हर चीज की सुविधा होती है, फिर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शहरों में अपनापन नहीं होता, हमारे गांव में होता है। इसलिए होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? देख लेंगे आप गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए, 4 दिन अगर नहीं दिखता है तो फटाक से लोग कहेगा अरे फलनमा को 2-4 दिन से देखते नहीं है। क्या बात है, 2-4 दिन से नहीं देखते हैं? नहीं तो बराबर आता जाता था। पता करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन शहर में आप महीनों दिन भी रूम में पड़े रहेंगे ना, कुछ देखना तो दूर है, पूछने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि किसी से कोई लेना देना रहता नहीं, अपने अपने से मतलब रखते हैं। तो इसलिए कहता है शहरों से जन्मजात भय, कहता है उससे भी है। कहता है पिताजी तब 55 साल के हुए थे। कितने साल के? 55 साल के। कहता है दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद, मक्के का बाल जो होता है ऊपर में जो व्हाइट व्हाइट होता है, कहता है सफेद, सिर पर जैसे रुई रखी हो। कहता है सिर पर जैसे क्या रखी हो? रुई रखी हो। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे। कौन? पिता। कहते हैं जब बोलते तो हमें राहत मिलती। बोलते तो क्या मिलती? राहत। जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो, क्योंकि जो लोग नहीं बोलेंगे ना, उसके बाद जो बोलेंगे तो आनंद आता है सच में सुनने में। तो कहता है आनंद आती थी, साथ साथ हमें डर भी लगता था। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। उनके पिता संसार की सारी भाषाएं, कहते हैं हमें पता था कि सारी भाषाएं बोल सकते हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। किनका सम्मान करती है? पिता का। कहता है हमें उनकी संतान होने का गर्व था। फिर कहते हैं कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने के लिए कहीं बाहर लेके जाते थे। मतलब पिता अपने बेटे को लेकर जाते थे। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते थे। गांव के लोग तंबाकू, बीड़ी खाते हैं जो बात है। तो कहता है तंबाकू मुंह में भर लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। अब मुंह में तंबाकू होगा तो बोलेंगे क्या? तो कहता है कि वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी। कहता है छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। मतलब सब समझदार भाई समझता था कि मेरी बहन जो है अब छोटी थी, बच्ची थी, उसको उतना क्या समझ कि मुंह में तंबाकू है, बोलने के लिए बोलेंगे तो मुंह में तंबाकू होता है तो थूक भी पड़ा होता है, तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसका बेटा समझदार था। जो ही उसकी बहन कोई प्रश्न अपने पिता से पूछती थी तो उसका जवाब देने का कोशिश कौन करता था? भाई। हाँ, उसका भाई। तो कहता है वो जवाब देता था ताकि पिता को बोलना न पड़े। आगे कहता है कि वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि मैं, कहता है, जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। यानी मुश्किल और जोखिम भरा इसलिए बोला कि उनको लगता था कि अगर हम गलत जवाब देंगे तो फिर तो पिताजी को बोलना पड़ेगा ही। तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता था ताकि उत्तर सटीक हो, ठीक है, उत्तर उसको समझ में आ जाए, शुद्ध हो, सही हो। कहता है कि तो पिताजी को बोलना ना पड़ जाएगा। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी, तंबाकू मुंह में है तो पीक तो आएगा ही, थूक तो आएगा ही, निकालनी पड़ती थी। फिर जिस दुनिया में वे रहते थे, वे मतलब कौन? उनके पिताजी। कहता है वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बातें
बात होती नहीं थी, छोटी सी थी, तो छोटी सी बच्ची है तो सवाल भी वैसा ही होगा। जैसे वह क्या पूछती थी, वह यही पूछ लेती थी कि सामने छिवले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। अब जाती थी कहीं पे चिड़िया देख ली तो पूछ ली, पिताजी वो जो टहनी पे वो बैठी हुई है उस चिड़िया को क्या कहते हैं, मतलब इसका नाम क्या है। बच्चे को तो नहीं पता किस चिड़िया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था इसलिए बता सकता था वह नीलकंठ है। वह बोलता था कि वह नीलकंठ है। नीलकंठ बड़ा खूबसूरत होता है देखने में। 10वें दिन सब सोचते हैं कि कहीं से नीलकंठ का क्या हो जाए, दर्शन हो जाए, शुभ माना जाता है। आजकल नहीं होता है तो मोबाइल में लोग फोटो लगा के एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। तो कहता है नीलकंठ है, और दशहरे के दिन, देखो दशहरा आ गया, इधर देखे भी नहीं, दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे, यानी जो सोच के दुनिया में डूबे हैं बस डूबे रहे। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें मतलब जिस गहरी निद्रा में है, महादेव जी जैसे योग में डूबे रहते थे, कोई टोकने नहीं जाता था। एक बार कामदेव जी टोकने गए तो पता है कि क्या हो गया उनके साथ। तो कहता है कि योग में जो है रहने दो। कहता है वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वही रहते हुए करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, मान लो फीस पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं तो फीस की बात होती है ना, तो हम जो आपसे मांगेंगे तो आप तो अपने पापा से मांगेंगे तब ना आप ला के दीजिएगा। तो यहाँ पर कहता है कि फीस की जब बात आई उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। देख लो, जब फीस की बात आई तो कहता है उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया, मतलब खो गया, जिसमें पानी पीते थे। कहता है और सब लोग लोटे में पानी पीते थे, मतलब गिलास नहीं था उनके घर में। कहता है कि पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए, बच्चे ने फीस मांगा, क्या भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके वश की बात नहीं है, मतलब फीस भी दे पाएंगे कि नहीं। कहता है लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया। पत्र दिया, बोला कुछ नहीं, पत्र दिया, ठीक है। और शहर के डॉक्टर पंत, शहर में कोई डॉक्टर थे पंत जी, कहते हैं उसके पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई और कहता है कि भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दिए। मतलब इसको आश्चर्य हुआ कि पिताजी को हम कब बोले थे, कि हमें लगा पिताजी को याद है भी कि नहीं, अब मेरे पिताजी तो पहले जुगाड़ करके रख दिए हैं। ऐसे होते हैं पिता। आप फी के लिए बोलिए, उनको दिमाग, आपको लगता है कि पापा हमको जल्दी दे नहीं रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो भी जुगाड़ में लगे रहते हैं, उसको होगा तभी ना देंगे। तो यहाँ पे कहता है कोई पिता नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे को बार बार डांट सुनना पड़े। तो कहता है हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। किले मतलब क्या, पहले राजा महाराजाओं का जो महल होता था उसके चारों तरफ का जो बाउंड्री होता था उसको क्या कहता था, किला, जिससे महल की क्या होती थी, रक्षा, और महल के लोगों की भी रक्षा। तो कहता है कि जैसे लग रहा था इनको क्या, कि हम कहाँ रह रहे हैं, किले में। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो। नहर तो आपको चित्तौड़गढ़ का जो महल था महाराणा प्रताप का, तो अगर सीरियल देखे होंगे, इस पे सीरियल भी बना है, तो नदी ऐसे पानी बहता रहता है, ऊपर में महल है। तो ऐसा महल पहले बनता था कि दुश्मन को, बाहुबली मूवी देखी होगी तो पता होगा कि महल के ऐसा नदी की दुश्मन को जाने से पहले उसी में डूब जाएगा मर के, बहुत ऊपर। और प्लस किस तरह का इंतजाम था, तो वो तो मूवी है, ऐसे भी पहले जमाने में हुआ करता था। तो कहता है कि खुदी हुई हो, कहता है कि बुर्जे, यहाँ पे बुर्जे होगा, बुर्जे बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी, लाल चट्टान जैसे लाल किला, कहते हैं लाल चट्टानों की बनी हो और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो, यानी कोई उसको भेद नहीं सके, ऐसा किला उनके पिताजी थे। यानी उनके पिता को ही कुछ नहीं होगा तो हमें क्या होगा।
हम सुरक्षित हैं। किला को ही कुछ नहीं होगा तो महल का क्या होगा, और महल के घर में जो रहते हैं उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जब किला टूट गया तो हमला करने वाले तो चारों तरफ से लग जाते हैं। तो कहता है कि अभेद्य हो, जिसको कोई भेद ना सके। कहता है पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। ठीक है, कहता है कि थोड़ी देर में गांव के टखने मतलब हो गया पैर। कहता है कि लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी जो है बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में क्या बंधी हुई थी, क्या बंधी थी, पट्टी। कहता है थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि किसी की पिताजी को जंगल में तिरिच, किसने, तिरिच, विष खापड़, जहरीला लिजार्ड से मतलब लिजार्ड ने उसको क्या कर लिया था, काट लिया था। लिजार्ड मतलब अपना लोग नहीं देखते हैं, बाड़ी झाड़ी में एक गिरगिट होता है जो घरों में होता है, एक होता है जो बाड़ी झाड़ी में रहता है, वो लंबा सा, हाँ लिजार्ड, हाँ लिजार्ड। उसको उसने नाम क्या दिया है, तिरिच। तो वो लिजार्ड जहरीला होता है और वो इतना मतलब खतरनाक होता है कि उसमें नजर से नजर मिल गया ना तो आप जहां तक जाओगे पीछा करेगा और काट लेगा आपको। भगवान जाने ऐसा ही लोग कहता है कि नजरें नहीं मिलनी चाहिए उससे, हाँ मिला ना तुम। तो कहता है कि जहरीला लिजार्ड ने उसके पिताजी को क्या कर लिया था, काट लिया था। कहता है हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता, तिरिच काट लिया तो आदमी बच नहीं सकता। तिरिच को देखते होंगे ना जी, वो हरा कलर का, ग्रीन कलर का, सब रंग का हो जाता है, जहर होता है उसके अंदर। कहता है कि रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए। जैसे किसी को सांप काट ले तो लोग जमा हो जाता नहीं, सांप काट लिया पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो कहता है लोग जमा हो गए। कहते हैं कि पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया, कोई चुटुआ नाई नाम का व्यक्ति था, वो भी आया। वह अरंड के पत्ते, अरंड मतलब अंडी के पत्ते, अंडी समझते हैं ना, हाँ। कहते हैं अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर, कंडे मतलब राख, गोइठे, हाँ। कहता है कंडे की राख से जहर उतारता था, मतलब वो अंडी के पत्ते से और राख से क्या निकालता था, जहर निकालता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। अब इसका बेटा कहता है कि मैंने एक बार देखा था, तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे, मतलब कहीं तालाब था जिसके किनारे चट्टानें थी बड़ी बड़ी। कहता है और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे वो चट्टान, कहता है उनसे किसी चट्टान की दरार से निकलकर, ठीक है, पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। कौन जा रहा था, तिरिच पानी पीने जा रहा था। कहता है कि मेरे साथ थानू था, थानू मतलब इसका मित्र होगा, थानू था। उसने बतलाया कि वह तिरिच है। अब थानू मित्र था कि नौकर था, सो तो आगे पता चलेगा। कहता है कि थानू उसको बतलाता है कि वह तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। एक नाग काट ले तो लोगों की तो क्या से क्या हालत होती है। कहता है काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहरीला। कहता है कि उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब जबरदस्ती उसे तंग करे। सांप सही बात है, अपने मन से नहीं काटता है, वो तो अपने आदमियों से भागता रहता है। जानबूझ के आप छेड़िएगा तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं। तो कहता है कि जबरदस्ती उसे कोई तंग करे या पैर पड़ जाए तब काटता है, अपने बचाव के लिए वो काटता है। उसको भी डर लग जाता है कि हम उसको नहीं करेंगे तो फिर हमको मार देगा, उसको लगता है कि कहीं हमें ना मारने के लिए आ रहा है। कहता है लेकिन तिरिच तो नजर मिलते ही दौड़ता है। तिरिच हुआ ना सांप से खतरनाक कि उसको कोई छेड़छाड़ किया सांप को तब किया, उसको तो कोई छेड़छाड़ भी नहीं करता है, दूरे खड़े हैं, नजरों मिल गया तो दौड़ेगा आप पे। कहता है पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए। तिरिच से बचना हो ना तो सीधे सीधे जो भागता है लोग, नहीं भागना चाहिए। अब क्यों नहीं भागना चाहिए? कहता है टेढ़ा मेढ़ा भागो। कहता है चक्कर काटो गोल गोल, और कहता है कि गोल गोल दौड़ना चाहिए। क्यों दौड़ना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा और गोल गोल? कहता है दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। देखते होंगे कि जब
कुत्ते जो होते हैं, जो पुलिस के ट्रेंड कुत्ते होते हैं, तो गंध के द्वारा वो पकड़ लेता है अपराधी को कि यहाँ पे है, जो चीज रखा होता है गंध से ही सूंघते सूंघते शर्ट सूंघा दे, कोई कपड़े सूंघा दे या कोई उसकी वस्तु सूंघा दे तो वहां तक पहुंच जाता है। तो कहता है कि मनुष्य गंध छोड़ जाता है मिट्टियों पे, तो कहता है कि तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। आदमी तो चलो बहुत दूर भाग गया, लेकिन वो गंध के सहारे भागता है, कहता है दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, मतलब पास पास यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, मतलब पास पास रख के फटाफट फटाफट दौड़िए। उसके बाद कहता है कुछ दूर दौड़े, फिर क्या कीजिए कि 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग, पहले छोटा छोटा फिर लंबी लंबी छलांग मारते रहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहां पास पास पैर निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, खूब तेज हो जाएगी, पास पास होगा। कहता है और जहां आदमी के ने छलांग मारी होगी वहां आकर उलझन में पड़ जाएगा कि यहाँ पे है पैर, अब किधर है, अब ढूंढेगा। कहता है उलझन में पड़ जाएगा, देखो दिमाग देखो, कहता है उलझन में पड़ जाएगा, वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान मिल ना जाए और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती, तब तक वो ढूंढता रहेगा कि किधर है, नहीं है। उसके बाद कहता है हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और भी पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहां से भाग कर किसी जगह पेशाब कर देता है, कि वो जो है पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है, अपने पेशाब में लौट जाता है तिरिछ। अब देखो कहता है अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता, अगर मतलब उसमें लौट गया तो आदमी बच नहीं सकता। कहता है अगर उससे बचना है तो तिरिछ के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, यानी वो जब तक लौटेगा कहीं पे नदी, तालाब, पोखर कुछ भी ढूंढिए और आप उसमें क्या कर जाइए, डूब जाइए, देख लो। कहता है या फिर तिरिछ के ऐसा करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए, या तो आप डूबिए या तो उस तिरिछ को क्या कर दीजिए, मार दीजिए। मतलब क्या कि तिरिछ किसी को काटेगा और काटने के बाद वो अपने ही पेशाब में क्या करने लगता है, लौटने लगता है, और जब वो लौट जाएगा तो जिस आदमी को काटा है वो आदमी क्या हो जाता है, नहीं बचेगा, यानी मर जाएगा। तो इसका एक ही उपाय है कि तिरिछ को या तो जला देना चाहिए या तो उससे पहले पानी में जाके डुबकी लगा लेना चाहिए। अब आगे है, कहता है दूसरी बात यह कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। पहले ही हम बता दिए थे कि तिरिछ ऐसा खतरनाक होता है कि सांप को क्या होता है कि सांप को आप जानबूझ के छेड़िए या सांप को जानबूझ के आप परेशान कीजिए तब काटता है, लेकिन तिरिछ में बस आप दूर से ही नजर में नजर मिला और तिरिछ आपके तरफ क्या करने लगता है, काटने के लिए दौड़ता है। तो यही अंतर है, ठीक है। तिरिछ एक प्रकार का जहरीला जीव होता है, लिजार्ड समझते हो, बाड़ी झाड़ी में जो बड़का रहता है नंगड़ी वाला, वो गिरगिट जो रंग बदलता है। हाँ अब समझ में आया जी। अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है, आंख मिला गंध पहचान लिया, कहता है और फिर पीछे लग जाता है अपने आप, तुम उसको कुछ किए भी नहीं हो फिर भी पीछे लग जाता है। कहता है फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है, मतलब तुम जहां जाओगी वो वहां जाके काटेगा, लेकिन काटेगा, यानी जहां जाओगे वहां जाके काटेगा लेकिन काटेगा। ऐसा खतरनाक, मतलब सांप से कितना गुना ज्यादा जहरीला, 100 गुना ज्यादा जहरीला, काला नाग से 100 गुना ज्यादा जहरीला ये तिरिछ होता है। अब कहता है मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिछ से बहुत डरता था, लेकिन उसका जो बेटा है कहता है मैं भी डरता था, मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र 2 ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिछ। मतलब इसका जो बेटा था उसको 2 ही चीज से डर लगता था, एक हाथी से और दूसरा तिरिछ से। कहता हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था, सपना में देखता था कि हाथी तो दौड़ते दौड़ते फिर भी थक जाता था, ठीक है, लेकिन कहता और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था, फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिछ उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वो मिल जाता, अचानक ही उसको मिल जाता था तिरिछ, जिधर जाओ उधर मिल जाता था। तथा उसकी जगह तय नहीं होती थी कि कहाँ आ जाएगा, कोई तय नहीं कि यहाँ होगा तो यहाँ नहीं, कहीं भी रहता था।
कहता है कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पीछे पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे, वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में भी दिख सकता था। मतलब हर जगह उसको दिखता था। देख लो, मतलब उसके दिमाग में किस तरह त्रिछ का असर हो गया था। कहता है मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता था कि अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आंखें मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। कौन भागता था? पिता की पुत्र? पुत्र भागता था। अब आगे है, आगे कहता है कि आगे कहता है कि मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता था, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। जैसा कि कल ही बताए थे कि तिरिछ जब काटे तो भागना कैसे है कि पहले तो पाँव को पास ले जाके डेग बढ़ाओ, उसके बाद लंबी लंबी छलांगे भरो 2 4 5 6, उसके बाद राउंड एकदम गोल गोल दौड़ो। क्या होता है, तिरिछ गंध को सूंघ के आदमी को पकड़ता है, तो पहले जहां जहां पास पैर होगा, कदमों के चिन्ह होंगे, तो वो तो तेजी से भागे। फिर लंबा जहां पे कदम का चिन्ह होगा, तो अब एक पाँव के पास वो ठीक है टिक गया, फिर दूसरा पाँव का निशान खोजेगा, तब तक तो तुम कहां से कहां भाग जाओगे। तो मतलब ये भी तरीका है बचने का कि उससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं भी भाग के जाओगे वो पहुंच ही जाएगा गंध को। मनुष्य के शरीर का जो होता है ना, जहां आप कदम रखते हैं तो वो अपना मनुष्य क्या करता है, गंध छोड़ जाता है। तो जैसा कि हम कल भी बताए थे कि जैसे कुत्ता भी होता है, सूंघने की शक्ति उसकी तीव्र होती है। पुलिस सबको देखती होगी, दरोगा सबको, जब किसी को अपराधी को पकड़ना होता है तो उसके वस्त्र बस उसको सूंघा दो, कोई भी सामान सूंघा दो, कुछ भी जिसको पकड़ना है वो जहां रहेगा वहां तक वो पहुंच जाता है। तो तिरिछ भी यही है, तिरिछ भी ऐसा ही है कि लोग छिप जाए चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, इसके बेटे के हिसाब से किसी भी कोने में, लेकिन तिरिछ उसको ढूंढ ही लेगा। उससे बचने का एक ही उपाय है, उसको क्या कर देना है, तुरंत मार देना है, या नहीं तो पोखरी में जाके या तालाब में या सरोवर में कहीं उसके उस पेशाब में लौटने से पहले जो है, पहले खुद ही क्या कर लेना है, पानी में डुबकी लगा लेना है, नहीं तो आदमी बच नहीं सकता, यानी उसको कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पे देख लो, कहता है कि ये भी इसी तरह क्या करता था कि गोल गोल पहले छोटे छोटे डग भरते थे, फिर लंबे छलांग मारते थे, फिर चक्कर गोल गोल लगाते थे, और कहता है कि उसके बाद वो उड़ने की कोशिश करता कि हम बच जाए किसी तरह तिरिछ से, लेकिन तिरिछ तो पीछा छोड़ने वाला था नहीं। कहता है किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। किसको? पिता या पुत्र? पुत्र को। कहता है कि मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, कहता है उससे मुझे लगता था कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मतलब दिमाग में क्या चलता था ये कह रहा है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, उस तिरिछ को जिसे पता चल जाता था पहले ही, और ये कुछ हरकत करे उससे पहले तिरिछ अपना हरकत दिखाना शुरू कर देता था। आगे कहता है कि उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिससे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। जब ये स्वप्न आते थे तो वो बेचारे परेशान हो जाते थे। कहता है भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता था। अधिक दौड़ो तो आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, लगेगा एकदम सांसें फूल रही है, नहीं लगता है? अधिक तीव्र तेज गति से दौड़ो तो कहता है कि जो है लथपथ होकर बेदम होने लगता है, और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मतलब जिसे लगता था कि मतलब उसके करीब जो है मृत्यु आ गई है, उसको अब सीधे लेके यमराज के पास चला जाएगा, ऐसा उसको लगने लगता था। अब आगे कहता है कि मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, या तो वो पिता को पुकारता, कभी माँ को पुकारता, कभी थानू को पुकारता। थानू कौन था? भाई या दोस्त?
चलिए, कहता है कि फिर मैं जान जाता कि यह सपना है, लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता था तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु नहीं, तिरिछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगातार सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, अपने आप आंखें खोल के ऐसे करके फाड़ता था कि नींद खुल जाए। और कहता है रोशनी को देखने की कोशिश करता और कुछ कहता है कि कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार होता है ना कि आप सपने में, कई बच्चे होते हैं बोलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब आपको कोई अगला आदमी कहेगा कि तुमको हुआ क्या था जो तुम रो रहा था या चीख रहा था या हंस रहा था। हमको पता नहीं है कि हम कब हंसे, कब चीखे या कब रोए। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मजाक नहीं कर रहे हैं। मेरा बउआ सब कहेगा मम्मी आप रात को तो इतना जोर से हंसते हैं कि डर लगने लगता है हमको पता नहीं है। हम बोले बउआ करना क्या तुम, हाँ तुम रिकॉर्डिंग करके रखना। हमको विश्वास ही नहीं होता। मम्मी आप कभी इतना जोर से हंसते हैं या कभी इतना जोर से रोते हैं कि हमको तो डर लग जाता है आपके पास, मतलब मेरे पास जो सोता है। अब बताओ, अब स्वप्न में कुछ देख रहे होंगे, अब स्वप्न में रो रहे हैं, रियल में रोने लगते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है, अधिकतर हम सुबह में सब जो है कोई भी सपना देखते हैं, कहीं सपना तो सच हो गया है। पहले होता था, शादी से पहले बहुत कुछ देखते थे सच होते हुए, देखिए अब नहीं देखते हैं वो सब चीज। अब देखो यहाँ पे कहता है कि तिरिछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि वो क्या कोशिश करता था कि मैं किसी तरह जाग जाऊं, ठीक है, कोशिश करता था, पूरी ताकत लगा देता था, लेकिन इन मौके पे वो जग भी जाता था। फिर माँ उसकी बोलती थी कि तुम जो है ना क्या कहते हैं सपने में रोते क्यों हो, चीखते क्यों हो। कई लोगों की आदत होती है। तो कहता है कि उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए देखा था, ऐसे में उन्हें मुझे जगा देना, ऐसे में जगा देना चाहिए था। ये कह रहा है कि ऐसे में माँ को जगा देना चाहिए था अगर हम रो रहे थे तो, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती। माँ है ना, माँ चाहती है कि नींद खराब ना हो, उसको सहला देती थी और उसके बाद रजाई उसको उड़ा देती थी। कहता है कि ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया, ठीक है, उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था अपनी मृत्यु, बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता। उसको लगता था कि हमको ये तिरिछ जान से जो है मार डालेगा, ठीक है। कहता है वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। आवाज, ऐसे मौके पे कोई आवाज कर दे, जोर से आवाज कर दिया तो इसका नींद क्या हो गया जी। तो उसके बाद कहता है ये कि इन मौके पे आवाज ही सबसे बड़ा अस्त्र था जिससे मैं तिरिछ से बच सकता था, कि कोई आवाज कर दिया नींद खुलेगी, तिरिछ से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कहता लेकिन दुर्भाग्य से हर बार अस्त्र की याद, इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। अंतिम समय पे जब लगता था प्राण निकलने वाला है तब आती थी। और कहता है कि तब जब मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता था, ठीक है, कहता है कि अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती थी, लगता था अब मैं बचूंगा नहीं। कहता है कि मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता था। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूं, लगता था कोई आधार ही नहीं है। कहता और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता, लगता था अब हम खत्म। कहता है तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज के सहारे मैं सपने के से बाहर निकल मैं जाग जाता और इस तरह इनकी सांसें रुकती थी। उसके बाद कहता है कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था माँ, बस इतना ही बोल पाता था। सपना क्या था, डरावना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। मतलब अब इसको लगता है क्या कि मेरे पिताजी को जो तिरिछ ने काटा, उसके पिताजी को काट लिया था पैर के टखने में,
और उसके बाद गांव के सभी लोग आके इकट्ठा हो गए थे कि इसको तिरिच ने काट लिया, अब ये बचेगा कि नहीं। गांव का माहौल है, गांव में किसी को कुछ होता है तो 10 लोग दौड़ के जाते हैं। शहरों में कोई पूछने वाला नहीं होता है, मरियो जाएगा तो देखने, मरेगा तब जाएगा देखने। बाकी अपना लोग के गांव में क्या होता है, गांव से हो पता होगा कि कोई 4 आदमी, कोई व्यक्ति 4-5 दिन ना दिखे तो लोग पूछ देता है कि अरे फलना को नहीं देख रहे हैं, इतना दिन हो गया, क्या हो गया, उसको पता करने की कोशिश करता है लोग। हम मोहल्लों सब में फलनमा को नहीं देखते हैं, कई दिन से नहीं देखते हैं, कहाँ गया है, क्यों? देखो एक दूसरे की चिंता होती है गांव में सबको, लेकिन शहरों में इतना व्यस्त जीवन होता है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं है, दूसरे के लिए क्या टाइम निकालेगा? अपने बीवी बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे कहता है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, अब देखो उसको लगा तिरिच काटा, तो कहता है तिरिच जो ही पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे क्या कर डाला था? मार डाला था। अब कहता है तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता। कौन लौट जाता? तिरिच। तिरिच क्या करता था कि नहीं करता है कि किसी को काटेगा और थोड़ी दूरी पे जाके वो खुद पेशाब करेगा और उसमें लौट जाएगा। वो लौट गया ना तो जिस आदमी को काटा है वो जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। या तो आप उसको लौटने मत दो, मार दो, ठीक है, आपको काटा तुरंत मारो, या नहीं तो आप उसके लौटने से पहले कहीं अगल बगल में पानी है, तालाब है, सरोवर है, कुछ भी है, जाके डुबकी लगा दो, तब बचोगे, नहीं तो आपका बचना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि पिताजी ने पीछा करके उसको क्या कर दिया था? तुरंत मार दिया था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। इसका बेटा कहता है कि तब मेरे पिताजी नहीं बचते। अब कहता है यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी ही चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर थी कि अब मेरे पिताजी को कुछ होगा नहीं, क्योंकि तिरिच तो मर चुका था। अब यहाँ पे कहता है कि भीतर जो है खुशी जो है मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, जिसको वो रोज स्वप्न में देखता था और परेशान हो जाता था। कहता है कि उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था, यानी निफिक्र होके घूम सकता था। अब हमको कोई डर वर नहीं था। आगे कहता है कि उसी रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही, पिताजी की झाड़ फूक चलती रही, लोग आए झाड़ फूक करने लगे कि तिरिच काट लिया है। कांटे के जख्म को चीर कर खून बहाकर जो है मतलब बाहर निकाला गया। सांप भी काटता है तो खून को बाहर निकाला जाता है उस जगह से, ताकि जहर जो है पूरे बॉडी में ना फैले। तो कहता है कि निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल होता है, कुएं में लोग डालता है पानी को साफ करने के लिए। तो कहता है कि कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, जो जिसे पानी को साफ किया जाता है, ठीक है। कहता है जख्म में भरा गया, उस जख्म में यानी घाव में भर दिया। क्या भर दिया? परमैंगनेट। कहता है मैं निश्चिंत था, अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, यानी उसको तसल्ली था कि अब मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख लो होता क्या है कि अगले ही दिन उसके पिता को जाना रहता है शहर किसी काम से। अब यहीं से अब कहानी दूसरा रूप ले लिया है। अब यहाँ से ऐसा है जो अच्छा भी लगेगा, रोना भी आएगा, गुस्सा भी चढ़ेगा, घिन भी बढ़ेगा और थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कहता अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था, अदालत में पेशी थी, अदालत जाना था। उनके नाम सम्मन आया था हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी, यानी घर से 2 किलोमीटर दूर जाने पर बस मिलती थी। यानी यहाँ से आप पैदल 2 किलोमीटर जाइए तब आपको जाके क्या मिलेगी? बसें मिलेंगी। तो कहता है कि गुजरती थी। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थी। 2 या 3 मात्र 2 या 3 बसें, उससे ज्यादा नहीं। कहता है कि 2 या 3 थी। गनीमत की पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। पास के गांव का एक ट्रैक्टर था जो जान पहचान का था। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, मात्र 2-2.5 घंटे में, यानी अदालत खुलने से काफी पहले। अदालत खुलने से काफी पहले तो ये
रास्ते में तिरिच वाली बात चली, पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया कि देखो मुझे तिरिच ने काटा है, तो दिखाया अपना पैर, ठीक है। ट्रैक्टर पे बैठ गया, दिखाया। ट्रैक्टर में पीड़ित राम अवतार भी थे, सॉरी ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार नाम का कोई व्यक्ति थे उस ट्रैक्टर में। कहता है कि उन्होंने बतलाया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त, जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है, यानी मान लो पिछले दिन काटा, अब अगले दिन उसी टाइम में, जिस टाइम में काटा है अगले दिन उसी टाइम में, मान लो कि कल 1 बजे काटा तो आज 1 बजे मान लो, तो कहता है कि उसी दिन, मान लो कि कहाँ थे, हाँ, पिछले दिन तिरिच काटता है, अपना असर जो है अगले दिन जो है ठीक उसी टाइम में असर दिखाने लगता है। ऐसा भी होता है। अब कहता है इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की और खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, ये काम तो एकदम बढ़िया किया कि मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं नहीं छोड़ देना चाहिए था, बस मारने से नहीं होता है, यानी और भी कोई काम करना है। कहता है कि उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था, जो कि उसके पिताजी ने उसको जलाया नहीं था। अब जलाया नहीं था यानी खतरा टला नहीं था। कहता है कि उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठता है। बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं कि चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही मरा हुआ कीड़ा मकोड़ा फिर से जीवित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों को एक तरह से अमृत भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि दोबारा जी उठते हैं। कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, सांप को भी मारो कई बार चंद्रमा की रोशनी में जी जाता है सांप। तो कहता है कि चांदनी में जो ओस और शीत होती है ना, ओस और शीत, उसमें अमृत होता है, यानी चांदनी में जो ओस होती है, चांद के रोशनी में, चांदनी में जो ओस होती है, और कहता है कि जो शीत होती है, शीतलता, कहता है वो क्या होता है, उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में लोग यूं ही फेंक दिया जाता है लोगों के द्वारा कि सांप तो मर गया है, फेंक देता है, कहता है उसका शरीर चांद की शीत में भीग कर दोबारा जी उठता है। मरा हुआ सांप फिर से क्या हो उठता है, जी उठता है, और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। मतलब क्या, अगर वो मरा हुआ सांप जीवित रह गया तो फिर उस आदमी को ढूंढेगा जिसने उसे मारा है और उसको काटता है, यानी उसको भी खत्म कर देता है। क्योंकि ऐसा रियल में तो नहीं पता, फिल्मों में देखते हैं, सीरियलों में देखते हैं कि सांप को जब मार रहा होता है, उस जो मार रहा है उसका चेहरा जो है ना, उसके फोटो सा खींच जाता है उसके अंदर आंखों में। हाँ, तो कहता है फोटो खींच जाता है ना, तो क्या होता है कि फोटो जैसे खिंचा गया ना, तो वो अब कोई अगला सांप आएगा उसकी आंखों में देख के आदमी की तलाश कर लेता है और तब उसको मारता है। भगवान जाने। हाँ सच में हुआ है, लेकिन जब मारता है सांप को तो उसका मुंह तो पता नहीं चलता कर देता है ताकि उसको, ताकि दूसरा सांप कोई उसमें उसके आंख में देखे नहीं। भगवान जाने। तो जब ऐसा नियम है, मुड़ी थकूस देता है, तो क्या पता सच होता होगा, सच में होता होगा। खाने की अलग बात है, मार देता है। सब सांप नहीं, खास करके नाग नागिन जो होता है ना, कहीं नाग नागिन इच्छाधारी भी होते हैं, तो आंख में क्या होती है, उसकी चित्र जो है छप जाती है, और चित्र छपने के बाद वो क्या करता है, कोई दूसरा, वो तो मर गया है, कोई दूसरा सांप मान लो उसका जोड़ा है, आएगा देखेगा तो वो ढूंढ ढूंढ के बदला लेता है। ऐसा नागिन वाला सीरियल सब में देखते हैं, और रियल में पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है। कहता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो क्या होता है, चांद की शीत में भीग के दोबारा जी उठता है और फिर भाग जाता है, और फिर हमेशा वो बदला लेने के ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए, वो चंद्रमा की शीतल रोशनी उस पर पड़े और वो जी उठे और फिर जाके वो अपना खुदे पेशाब करेगा, उसमें लौट जाएगा। इसका बचना तब फिर मुश्किल है। कहता है ऐसा हुआ तो 24 घंटे के बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर फिर से चढ़ना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। और कहता है उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से
तथा वहीं से वापस लौट जाना चाहिए, और अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। मतलब सुझाव दिया कि यहीं से वापस जाओ, देखो तिरिच मरा है कि जिंदा है कि भाग गया है, उसको जो है जला दो अगर वहां पे होगा तो। कहता है कि लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी, पेशी पे भी जाना था, अदालत भी जाना था, वो जरूरी था। कहता यह तीसरा संबंध था, और अगर इस बार भी वे अदालत हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था, यानी जेल जाना पड़ता। तो कहता है कि पेशी भी हमारे उसी दिन मकान को लेकर थी, पेशी आएगा तो जाना पड़ेगा आपको डेट पे, टाइम पे, नहीं तो फिर आपको जेल जाने के लिए फिर तैयार रहिए। तो यहाँ पे कहता है कि जिसमें हमारा परिवार रह रहा था, यानी कहता है पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर था जिसमें उसका परिवार रह रहा था। अब वो काम अगर नहीं होता फिर तो मकान भी गया काम से, हाथ से। तो कहता है वकील पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी। कहता है कि और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो वह हमारी कुर्की जब्ती होता है, ठीक है, भी करवा सकता है। कुर्की जब्ती समझते हो? जब मान लीजिए आप किसी अपराध में पकड़े गए या फंस गए हैं तो कई बार होता है कि पूरे घर को जो है सील कर देगा, छापा मार देगा, वो उस घर पे अब आपका जब तक उसका जो है मतलब चलेगा वो, हाँ, छानबीन चलेगा, जब तक पूरा सब कुछ खत्म नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, जब तक होगा तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। निकलिए घर से बाहर, आपके सारे सामान को तहस नहस कर देगा, किसी पे आपका अधिकार नहीं। तो कुर्की जब्ती बहुत खतरनाक होता है। अब कहता है विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहता और हमारा घर हमसे छिन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती, घर भी छिन जाता। तो पिताजी को लगा कि अभी तिरिच जरूरी नहीं है, मेरा घर बचाना जरूरी है। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे, वो वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी गहरी जानकारी थी। पंडित जी सब वैसे भी काफी तेज तर्रार होते हैं। अब कहता है उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर हो भी सकते हैं, हाजिर भी हो सकते हैं, और तिरिच के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। मतलब राम अवतार जी ने बताया कि एक ऐसा उपाय है जिससे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है, ठीक है, सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि होती है। जैसे कहता है लोहे ही लोहे को काटती है, लोहे लोहे को काटता है। कहता है कि अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए, धतूरा समझते हो? धतूरा महादेव को जो चढ़ता है, वो जो होता है गोल गोल टाइप का टमाटेदार, हाँ, व्हाइट बाजा की तरह। तो कहता है उसका धतूरे अगर कहीं मिल जाए तो वह तिरिच के जहर को जहर की काट तैयार कर सकते हैं। कौन चीज? धतूरे। कहता है कि अगले गांव दिख नहीं रहा है, लाइट पड़ रहा है इस पे। कहता है अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में, किसके खेत में? लो ब्राह्मण आया, तेली आए। कहता है धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। मंडल भी आ जाए क्यों नहीं आते? चलो बढ़िया से बना नहीं आते, कहानी बड़ा खतरनाक है। अब देखो कहता है कि अगले गांव समतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और गए किसके खेत में? तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। वहां देखा कि सच में धतूरा का पौधा था उसके खेत में। धतूरे के बीज को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबाल कर काढ़ा तैयार किया। मतलब तांबा का पुराना सिक्का, तांबा का सिक्का, और धतूरा का बिया निकाला, बीज है, उसको क्या किया? उबाला, पानी में डाल के काढ़ा तैयार किया। फिर कहता है काढ़ा बहुत कड़वा था इसीलिए उसे चाय में मिलाया गया। उस काढ़ा को चाय में मिला दिया। अब चाय भी बना लिया तुरंत, क्या रास्ते में? चाय पत्ती चीनी कहाँ से लाया भाई? हाँ। कहता है और पिताजी को वह चाय पिला दी गई, यानी जहर पिला दिया उसके पिताजी को, ठीक है, चाय में डाल के। कहता है इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए कि अब इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो होना है वो तो होगा ही। कहता है एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई। यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था।
यानी सांप की आंख, उसी को देख के कैमरे का आविष्कार हुआ। यानी ये बात सच है कि सांप के आंखों में लोगों की छवि छप जाती है। अब देखो, कहता है कि उसी के बाद कैमरे का आविष्कार हुआ। कहता है माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। यानी मर रहा है लेकिन लोग को गौर से देख रहा है, गौर से, जो एक एक उसका जो एंगल है ना आंखों में छप जाए। मर रहा है लेकिन आंखें हैं उस हत्यारे पे। कहता है कि वह सांप अंतिम बार पूरे गौर से देखता है उस हत्यारे को, और कहता है आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आंख के भीतर पर्दे में दर्ज कर रहा होता है, एक एक बारीकी को। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आंख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है, हूबहू ज्यों का त्यों। कहता है बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आंख के भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। यानी दूसरा जोड़ा जब आता है तो झांकेगा और उसके बाद पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। सारे सांप का अगर झुंड आ गया ना, सब देखेंगे, अब सारा सांप एक हो गया, उसे पहचानने लगता है। फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वे रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु हो जाता है। यानी सारा सांप उसका क्या हो गया? शत्रु। और सारा सांप उसको खोजने में लगा रहता है। अब जिस दिन जिस सांप को मिल गया, राम नाम सत्य। करने दीजिए यहीं तक।